नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 15 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और अभी हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, उसके बारे में जानते हैं और किस तरह की ज्वालामुखी थी इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। माउंट ईबू ज्वालामुखी, यह माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया के हल्माहेरा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ और लगभग 4 किलोमीटर तक के गर्म लावा और धुएं का उत्सर्जन हुआ। यह बेसिकली एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। स्ट्रेटोवोल्केनो यानी कि परतदार ज्वालामुखी है जो ठोस लावा और राख की परतों से बनी होती है। अच्छा, स्ट्रेटो ज्वालामुखी जो है कहाँ बनते हैं? बेसिकली ये जो है सबडक्शन जो जोन होता है, सबडक्शन जोन में यह पाया जाता है। सबडक्शन जोन का मतलब हुआ जहाँ टेक्टोनिक सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट को नीचे की ओर ढकेलती है ना। यह वह जगह हो सकती है जहाँ पर जैसे महासागरीय क्रस्ट किसी महासागरीय प्लेट्स के नीचे खिसक रही हो, या महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय प्लेट को नीचे ढकेल रहा हो, यानी कि जो प्लेट नीचे की तरफ ढकेलती है उस सबडक्शन जोन पर इस तरह की ज्वालामुखी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। बेसिकली यह जो माउंट ईबू है प्रशांत के रिंग ऑफ फायर, ऐसे प्रशांत महासागर में एक जगह है, मतलब आप कह सकते हैं सबडक्शन जोन के आसपास, वहाँ पर इस तरह की ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, है ना। माउंट ईबू में लगातार विस्फोट हो रहे हैं अभी भी। ठीक है, रिंग ऑफ फायर की कुछ विशेषता जान लेते हैं। रिंग ऑफ फायर दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर पर ही स्थित है। इस क्षेत्र में अधिकांश बड़े भूकंप भी आते हैं और आपने मरीना ट्रेंच का भी नाम सुना होगा, और वो भी रिंग ऑफ फायर के ही अंतर्गत है। ठीक है, जैसे कुछ और हैं गहरी खाइयाँ मरीना ट्रेंच के अलावा, पेरू चिली ट्रेंच और अलेउतियन ट्रेंच है ना। यहाँ पर बहुत ही पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं, एंडीज पर्वत से भी बड़े बड़े क्षेत्र हिस्सा यहाँ पर आसपास देखने को मिलते हैं। जैसे अमेरिका के इधर अमेरिका और एशिया के जो क्षेत्र है, ऐसे करके आप देखेंगे। ठीक है, बेसिकली यह जो इसका विस्तार है अलास्का कैलिफोर्निया होते हुए दक्षिण में आप जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका में चिली पेरू की सीमा, और एशिया में जापान फिलीपींस और इंडोनेशिया न्यूजीलैंड न्यू पापुआ गिनी की आसपास का पूरा जो क्षेत्र है वो रिंग ऑफ फायर है। ये एक वर्ल्ड। तो कुछ ज्वालामुखी और हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं कि कहाँ पर स्थित हैं। जैसे माउंट वेसुवियस है नेपाल से, अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है कि जोड़े मिलाने के लिए या इस तरह की चीज़ों को, तो आपको ये याद रखना होगा कि ये ज्वालामुखी कौन सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। दूसरी चीज़ ये याद रखना होगा कि कौन सक्रिय है कौन सुषुप्त है ना। इन सब चीज़ों को डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? वाशिंगटन में है ना। माउंट एटना कहाँ है? सिसिली में है। ये अक्सर ये सब सवाल पूछे जाते हैं। माउंट लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप पर है। कोटापैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है ना। फूजी पर्वत कहाँ है? जापान में। माउंट येमोन फिलीपींस में। तो क्या भारत में भी कुछ जो है ज्वालामुखी हैं, जैसे बैरन द्वीप पर, अंडमान निकोबार, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन अभी तक इसमें काफ़ी समय से कोई भी विस्फोट या हलचल पैदा नहीं हुई है ना। नारकोंडम है अंडमान द्वीप समूह पर, है ना। ढोसी हिल है हरियाणा में। ये सब ज्वालामुखी हैं भारत के। इसको बस थोड़ा सा आप लोगों को याद करना होगा कि कौन कहाँ पर है ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में केरल के सबरीमाला मंदिर में जो भगवान अयप्पा का जो प्रमुख मंदिर है, वहाँ पर मरक विलक्कू उत्सव मनाया जा रहा है। यह जो है मकर संक्रांति के दिन होता है। मरक विलक्कू उत्सव मकर संक्रांति के दिन होता है। इसमें क्या होता है कि इस दिन पवित्र तिरुभरणम जो भगवान अयप्पा का शाही आभूषण है, उसको पंडालम पैलेस से सबरीमाला मंदिर ले जाया जाता है। यानी कि पहले से वहाँ पंडालम पैलेस वहाँ पर रखा जाता था, उसको सबरीमाला मंदिर में ले जाया जाता है। और इसका एक मुख्य आकर्षण चीज़ है मकर ज्योति। ऐसा माना जाता है कि यह जो ज्योति है या प्रकाश है,
यह जो है भगवान अयप्पा का दिव्य रूप है ना। ऐसा देखा जाता है कि जैसे कोई ज्योति निकल रही हो, और वो माना जाता है कि खुद भगवान अयप्पा का यह दिव्य रूप है। पहले अनुष्ठान यह मलयराया जनजातियों के द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में त्रावणकोर के देवसोम बोर्ड, एक बोर्ड स्थापित किया गया, देवसोम बोर्ड, उसी के उसको ही यह अधिकार दे दिया गया। अब उसके द्वारा ही यह आयोजित किया जाता है। ठीक है। मरक्कुविलक्कू उत्सव 7 दिनों तक चलता है, और इसका जो समापन है वो गुरुथी नामक अनुष्ठान के साथ होता है। गुरुथी क्या है? एक अनुष्ठान है जिसमें जंगल के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। गुरुथी उत्सव। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग के पुनर्गठन की बात की है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना जो है 1948 में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है। यह परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय है, जिसे 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग की नीतियों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया, और इसका जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। अभी हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इस बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो हैं पल्ले गंगा रेड्डी। श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और इसका मुख्यालय जो है निज़ामाबाद में बनाया गया है ना। भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है ना। अब तक देखते हैं कि 2023-24 में लगभग 3.05 लाख हेक्टेयर हल्दी की खेती की गई थी। ठीक है। और भारत में शीर्ष उत्पादक जो राज्य है हल्दी के मामले में वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन होता है। इसके बाद है तेलंगाना, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद अन्य है ना। तो तिरुवल्लुवर एक संत हैं, महान तमिल संत हैं, है ना, दार्शनिक भी हैं। इनकी एक रचना है जिनका नाम है कुरल या तिरुक्कुलर, है ना, जो संगम साहित्य का हिस्सा है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि इनका जो तमिलनाडु के पोंगल उत्सव के दौरान 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है तिरुवल्लुवर दिवस। ठीक है। तो इसीलिए इनको प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी है। ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। यह ऐतिहासिक रूप स्पष्ट नहीं है कि उनका जीवन काल कब था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 3री और 4थी शताब्दी से लेकर 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच रहे होंगे। इनकी जो रचना है तिरुक्कुलर, वह लगभग 133 खंड हैं, और प्रत्येक खंड में 10-10 दोहे हैं। ठीक है। और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अरम, अरम यानी पुण्य, नैतिक और धार्मिकता पर केंद्रित है। दूसरा है पोरुल यानी सरकार और समाज के बारे में बात करता है, प्रशासन, राजनीति, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा है कामम यानी कि प्रेम और मानवीय संबंधों को दर्शाने के लिए बात की गई है। ठीक है। अभी हाल ही में 3 महत्वपूर्ण नौसैनिक जहाज़ों और 2 नौसैनिक जहाज़ और एक पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 15 जनवरी को 3 महत्वपूर्ण नौसैनिक जहाज़ों और एक पनडुब्बी को समर्पित किया। पहला है INS सूरत। यह प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित किया गया, और यह विशाखापत्तनम क्लास का विध्वंसक पोत है, और यह उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है। यह कोलकाता क्लास के विध्वंसक का ही उन्नत संस्करण है। ठीक है। दूसरा है INS नीलगिरी। यह प्रोजेक्ट 70A के तहत इसका निर्माण किया गया, और यह स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट प्रकार का पोत है ना। इसमें शिवालिक क्लास फ्रिगेट की तुलना में बेहतर स्टील्थ विशेषताएं हैं, जो रडार सिग्नेचर को कम करके अधिक प्रभावी बनाती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा है वागसीर। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत
प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया गया। और यह क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है यह, ठीक है। यह दुनिया की सबसे शांत और बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में से एक मानी जाती है, जो सतह रोधी पनडुब्बी विरोधी युद्ध खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, युद्ध पर्यटन क्षेत्र। ये अभी हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा, भारतीय रक्षा मंत्री के द्वारा युद्ध पर्यटन क्षेत्र का पहल की शुरुआत की गई थी, और इसी के साथ ही अभी एक ऐप भी लॉन्च किया गया था, जहां पे आप पर्यटन क्षेत्र के बारे में, वो जो युद्ध क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, यह जो युद्ध क्षेत्र पर्यटन है वो पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। इसमें भारत रणभूमि दर्शन एक वेबसाइट भी शुरू किया गया, और यह एक ऐप भी डेवलप किया गया। इसमें आप जितने भी युद्ध लड़े गए हैं वहाँ की आप चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जून 2020 में गलवान घाटी कहाँ है, लद्दाख में। गलवान घाटी में जो भारत और चीन के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था, उसमें 20 सैनिकों की शहादत हुई थी। अब यह प्रमुख युद्ध पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है, ठीक है। इसी तरह डोकलाम गतिरोध, जिस भारत और भूटान चीन की सीमा के बीच ट्राई जंक्शंस पे हुआ था, वो भी इस युद्ध क्षेत्र पर्यटन का हिस्सा माना जाता है, मतलब इसके अंतर्गत शामिल किया गया। अभी देखिए, हाल ही में एक आजकल नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि प्रेगनेंसी टूरिज्म। जैसे टूरिज्म के भी कई सेक्टर्स हैं, आप जब भी कभी ऐसे या इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो टूरिज्म केवल घूमने फिरने से ही लगाते हैं। वस्तुतः टूरिज्म के बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे मेडिकल टूरिज्म है, एजुकेशन टूरिज्म है, विलेज टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, और न जाने कितने प्रकार की टूरिज्म है। जो भी आप दुनिया में देख रहे हैं सब टूरिज्म है ना। तो इसी तरह एक नया, जैसे अभी युद्ध क्षेत्र पर्यटन टूरिज्म है, जिस जलियांवाला बाग ने आप देखा ही होगा, वहाँ पर भी एक टूरिज्म है ना। तो इस तरह के टूरिज्म और सेक्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब नया धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रेगनेंसी टूरिज्म। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जहां महिलाएं, दंपति या युगल किसी विशिष्ट या अनोखी शारीरिक या मानसिक विशेषता की चाह में विशेष समुदाय या भौगोलिक क्षेत्र के कुछ लोगों के माध्यम से गर्भ धारण करती हैं, है ना। कुछ लोगों के माध्यम से गर्भ का धारण करती हैं, है ना। चाहती हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत हिस्ट पुष्ट हो या उसकी प्रजाति का हो, तो वो गर्भधारण करती हैं। जैसे एक ब्रोकपा समुदाय जो लद्दाख में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? लद्दाख में निवास करती है, ठीक है। और इससे माना जाता है कि यह बहुत कम संख्या में लोग बचे हुए हैं, और यह शुद्ध आर्यन जाति की अंतिम पीढ़ी मानी जाती है। और अभी हाल ही में जर्मनी की कुछ महिलाओं ने शुद्ध आर्यन जाति के लिए ब्रोकपा समुदाय के पुरुषों से गर्भधारण करने के लिए लद्दाख का दौरा किया था, ठीक है। भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा द्वारा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया था। और यह पदभार किससे ग्रहण किया था? फ्रांसिस बूचर से कमांडर इन चीफ का पदभार लिया था। और इस वर्ष यह 77वां समारोह है, ठीक है। पहली बार जो सेना दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था पुणे महाराष्ट्र में पहली बार सेना दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अजंता नाम ही है तो ऐसा लगता है महाराष्ट्र में ही होगा, है ना। तो यह जो 10वां संस्करण है वो महाराष्ट्र में शुरू हुआ। इस महोत्सव का उद्देश्य था सिनेमा का उत्सव मनाना और मराठा क्षेत्र में फिल्म प्रेमियों को एक मंच प्रदान करना, ठीक है। इस महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी उस फिल्म का नाम था लिटिल जाफना। इस फिल्म से इस महोत्सव की शुरुआत हुई। यह फिल्म जो है फ्रेंच और तमिल भाषाओं की एक फिल्म है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, काशी तमिल संगमम 3.0 बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने
मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इस कार्यक्रम की घोषणा की, ठीक है। और यह कार्यक्रम जो है 15 से 24 फरवरी के बीच मनाया जाएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम को मनाने में आईआईटी मद्रास और बनारस की जो एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, इसको होस्ट करेंगे, ठीक है। जो पहला तमिल संगमम का आयोजन किया गया था वो 2022 में किया गया था, ठीक है। और दूसरा कब हुआ था? 2023 में, और यह तीसरा है, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करना, ठीक है। कनुमा त्यौहार। कनुमा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है ना। इस त्यौहार में जो है ग्रामीण लोग अपने मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं, ठीक है। कनुमा महोत्सव के दौरान प्रमुख परंपरागत जो सांडों की लड़ाई है जिसे पशुबुला पांडुंगा भी कहा जाता है। यह त्यौहार जल्लीकट्टू के समान है। जो तमिलनाडु जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु मनाया जाता है और पशुबुला पांडुंगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अभी तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। ऐसा कहा गया कि जो उनके जो प्रतिद्वंद्वी थे एडमंडो गोंजालेस ने आरोप लगाया था कि चुनाव में व्यापक धोखाधड़ी हुई है और खुद अपने को उन्होंने राष्ट्रपति घोषित कर लिया था, लेकिन बाद में क्लियर हो गया और निकोलस मादुरो को तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो वेनेजुएला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए वेनेजुएला है, इतना बड़ा है ना। तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है कराकश, ये कराकश, ठीक है। इसकी जो तट रेखा है उत्तर में कैरेबियन सागर, ये कैरेबियन सी है, ठीक है। पूर्व में अटलांटिक ओशन, ये जो है ओशन है अटलांटिक है, इधर पूर्व में अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और इसकी तट रेखा काफ़ी लंबी है। इसके जो सीमाएं हैं पश्चिम में कोलंबिया, है, पूर्व में गुयाना, दक्षिण में ब्राज़ील, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेक गुरी है, ओनिरिको रिवर जो बहती है, जो अमेज़न की बहुत प्रमुख सहायक नदी है ना। लेक माराकाइबो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं, है ना। ऑर्निको रिवर, ऐसे देखिए ऑर्निको रिवर जाती है जो अमेज़न की बहुत ही बड़ी सहायक नदी के रूप में है, ठीक है। और वेनेजुएला में ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बहुत तेल और गैस के बहुत विपुल भंडार रहे हैं, है ना। क्योंकि यह समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ पर एक दूसरा चीज़ इक्वेटर के आसपास भी स्थित है, ठीक है। तो वेनेजुएला के बारे में हम लोग जाना। फिर नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ, अभी हाल ही में इसका आयोजन जो है कलकत्ता में प्रिया सिनेमा में हुआ था। अच्छा, पीवीआर का आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं? एक बार पीसीएस के एग्ज़ाम में भी यह पूछा था कि पीवीआर क्या है, तो इसका नाम है प्रिया विलेज रोड शो, ठीक है, ओके। तो प्रिया सिनेमा में इस फिल्म संघ का आयोजन किया गया था। इसमें प्रमुख पुरस्कार प्रदान किए गए, जैसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन को दिया गया था, है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म माणिक बाबर मेघ बनाया गया, ठीक। बाकी कोई बहुत खास इसमें नहीं है, लेकिन ये बस याद रखना है कहाँ पे किया गया और उसको किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आप लोग हमसे फ्यूचर सिंप्लीफाइड चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जा रही है। हम कुछ ही समय बाद जो है मेंस कैसे लिखना है, क्या करना है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।